तो देखो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्लैब और प्रिज्म, ये दो टॉपिक डिस्कस हुए थे ना। स्लैब एंड प्रिज्म दो टॉपिक मेरे डिस्कस हुए थे। तो क्या डिस्कशन था ये बताओ मुझे, स्लैब और प्रिज्म में आप लोग को क्या समझ आया था? मतलब लाइट, क्या बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया कि लाइट थ्रू ग्लास स्लैब और लाइट थ्रू अ प्रिज्म में डिफरेंस क्या समझ में आया? ये दो टॉपिक हमारे पिछली क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इनमें अगर आपको कोई डिफरेंस समझ आया हो तो बताओ मुझे। ग्लास स्लैब और प्रिज्म के से जो लाइट पास होती है उसमें क्या डिफरेंस आप फील करते हो, मतलब आपको क्या समझ आया? हाँ, युवा सब कुछ समझ गए। नहीं, डिफरेंस बच्चा, डिफरेंस है ना। तो रिफ्रैक्शन है, देखो दोनों ही डिवाइसेस फंडामेंटली रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हैं। फंडामेंटली दोनों जगह पर रिफ्रैक्शन है, बट इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, वो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। अब देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, थ्रू डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। हम एक तरफ स्लैब का डायग्राम दिखाएंगे और एक तरफ आपको ग्लास प्रिज्म का डायग्राम दिखाएंगे, और फिर ये जो वान्या का डाउट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपने आंसर्स दें कि ग्लास स्लैब और प्रिज्म इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमें समझना है। ठीक है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। युवा परफेक्ट आंसर है। हाँ, ऋषभ अवस्थी सही आंसर है। तो तुम, शाबाश, सही आंसर है युवा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब आपका जो आंसर है वो ये कहना है, आपका इनका ये कहना है, और सही आंसर भी है इनफैक्ट, कि अगर हम ग्लास स्लैब में कोई रे डालते हैं, ठीक है ना, ग्लास स्लैब के अंदर, तो ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब ठीक है यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद जब ये बाहर आती है तो ये फिर ओरिजिनल रे के पैरेलल होती है। जबकि ग्लास प्रिज्म के अंदर क्या था कि अगर कोई रे इस पर गई, रिफ्रैक्ट हुआ, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये किसी और एंगल पर बाहर आता था। ये यही बेसिक डिफरेंस है। मतलब अगर हम इसको इसको अगर मैं एक्सटेंड करके दिखाना चाहूँ, तो इसको जैसे अगर आप एक्सटेंड करोगे ना आगे, इस लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करो, तो ये डिस्कस हुआ था कि जो इंसिडेंट रे होगी उससे पैरेलल निकल के आएंगे आप। और इस केस में ये हुआ था कि जो इंसिडेंट रे है, अगर आप उसको आगे बढ़ाते भी हो, इंसिडेंट रे को अगर आप मान लो आगे की तरफ इंक्रीज करते हो, तो जो आपका इमरजेंट रे है इसको बैक साइड बढ़ाने पर और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल बनता था। ये हमारा कंसेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। हाँ, लविश त्रिपाठी आंसर सही है। तो यही तो मेरा यही तो पॉइंट हुआ यार, यही पॉइंट हुआ ना कि आपका इस केस में जो रे इमर्ज हो रही है, जो रे इमर्ज हुई है, ये पैरेलल टू द इंसिडेंट रे थी, जो हमारी इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल है। और इस केस में जो रे इमर्ज होती है वो आपके इंसिडेंट रे से कोई एंगल बनाती है, मतलब बिकॉज ये इंसिडेंट रे थी अगर, तो इस इंसिडेंट रे के साथ और इमर्जेंट रे के बीच में कोई एंगल बनता है यहाँ पर, रेफरेंस यहाँ पर कोई एंगल, इसको डेविएशन डेल्टा कहा गया था, जिसकी वैल्यू निकाली गई थी आई प्लस स्मॉल ई माइनस ए। डेविएशन फाइंड किया गया था, जिसके अंदर कैपिटल ए इस प्रिज्म का एंगल था, आई जो था वो पहले वाले सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस था, मतलब अगर आप यहाँ नॉर्मल लाइन बनाओ तो उसके साथ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और स्मॉल ई सेकंड वाले सरफेस के नॉर्मल के साथ इमर्जेंट रे का एंगल ई था। ठीक है, इस तरीके से लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको याद होगा ये चीज कि क्या था, ये ना, ये ई था। और इसके अंदर ये कहा था कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, याद करिए। तो यहाँ पर एक, इन दोनों के बीच की सेपरेशन को हम लोगों ने लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल का नाम दिया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल। और यहाँ पर जो डेविएशन था आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो अब यहीं से कंटिन्यू करो, यहीं से कंटिन्यू करो। क्या हुआ स्लैब के अंदर, स्लैब के अंदर देयर इज नो डेविएशन बिकॉज द रे, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो डेविएट नहीं हुआ। डेविएट करने का मतलब होता है कि आप एंगल चेंज कर दो, नो डेविएशन। और यहाँ पर फाइनाइट डेविएशन हो रहा है, कुछ ना कुछ डेविएशन भी आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर रे डेविएट हो रही है। डेविएशन मीन्स अपने ओरिजिनल पाथ से किसी एंगल से आप टर्न कर गए।
तो ये जो ओरिजिनल पाथ था, मतलब ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, ये ओरिजिनल पाथ था, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ रे, इंसिडेंट रे। और उस ओरिजिनल पाथ से जब लाइट इमर्ज हो रही है तो ये इतने एंगल से टर्न कर चुकी है, इसी को डेल्टा कह रहे हो, आई प्लस ई माइनस ए पर। हाँ, यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट जरूर है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अब आप इस टॉपिक पर आगे आओ। हम लोगों ने ऑप्टिक्स के बिगिनिंग में एक चीज डिस्कस की थी आपसे, बिगिनिंग में, ऑप्टिक्स के बिगिनिंग में जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे कि व्हाट वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन के टाइम पर ये कहा गया था कि इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। दिस वे वी डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C by V करके। एंड देन अबाउट V हम लोगों ने ये कहा था, स्टेटमेंट क्या दिया था कि जब आप फ्री स्पेस में होते हो, इन फ्री स्पेस, देन स्पीड, जितने भी कलर्स हैं, मतलब स्पीड ऑफ ऑल वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिकॉज लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब सिमिलर होती है, सेम होती है, अगर आप फ्री स्पेस में नहीं वैक्यूम में होते हो तो। लेकिन जब हम मीडियम में जाते हैं, इन मीडियम, तो जरा रिकॉल करिएगा, ये कहा गया था कि जो रेड होता है, अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो रेड और वॉयलेट कलर्स में अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कहा गया था कि जो रेड कलर है ये फास्टेस्ट कलर है, और वॉयलेट कलर इन इन विजिबल लाइट, मतलब विजिबल लाइट में अगर कंपेयर करो आप तो ये स्लो है, विजिबल लाइट में, वैसे नहीं, विजिबल लाइट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये स्लो आती है। और अगर V फास्ट है, V अगर हमारा फास्ट है, यानी V ज्यादा है, तो करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आता है। यानी ये कहा गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए जो होता है वो कम होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा होता है। ये डिस्कस हुआ था हमारा पहले लेक्चर में, जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अब जरा ये भी रिकॉल करिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बनी थी। अगर मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को रिकॉल करूं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इस हिसाब से आया था कि अगर ये थिकनेस T हो, स्लैब की थिकनेस T हो, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकल के आया था वो कुछ इस टाइप से था, इट वाज T साइन ऑफ I माइनस R एंड डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R, जिसमें I और R ये एंगल्स हैं। पहले सरफेस पे जो लाइट आती है उसका एंगल I था, इंसिडेंट एंगल I था, और रिफ्रैक्टेड एंगल R था। ये हमारा I और R था, और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप I प्लस ई माइनस ए कर रहे हो ना, तो यहाँ पर भी एक रिजल्ट डिस्कस हुआ था कि ये जो एंगल बनेगा, अगर ये R1 एंगल है और इस साइड पर आपका एंगल R2 है, तो एक रिलेशन स्टेब्लिश किया गया था कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कैपिटल A होना चाहिए। और फिर ये जो एंगल I है और इस तरफ जो एंगल R बना रहे हो आप, इस तरफ नॉर्मल से जो एंगल R बन रहा है, E बन रहा है सॉरी, ये स्नेल्स लॉ से रिलेट किए जाएंगे। तो अब आप देखो इसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं सो दैट कि हम वापस रेफर कर पाए इसको। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, पहले हम लोग स्लैब वाले को कंसेप्ट समझते हैं कि स्लैब वाले केस में क्या होगा, ठीक है जी। स्लैब वाले केस को पहले समझेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे। तो अगर मान लो हम स्लैब का एग्जांपल लें और स्लैब के अंदर व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई जाए, जैसे कि भी वन्य ने कहा है कि सर अगर हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने उनकी बात को एग्री किया, और जानबूझ के कलर भी मैंने वही चूज किया है कि हमने यहाँ पर एक व्हाइट लाइट यूज की है। व्हाइट लाइट का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स हैं इसमें। तो इसमें जो पहला रिफ्रैक्शन होगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर आप एक नॉर्मल लाइन बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन नॉर्मल की बनाओगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा। स्नेल्स लॉ फॉलो करें तो क्या बनना चाहिए, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू और बाहर की तरफ एयर मानते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो साइन ऑफ आर की वैल्यू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय म्यू। और वैसे भी आप याद करो तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो रेड कलर होता है
उसमें लीस्ट डेविएशन आता है, मतलब ये नॉर्मल से ध्यान रखिएगा, सबसे कम डेविएट होती है रेड वाली कलर, और मैक्सिमम डेविएशन जो होगा वो वॉयलेट कलर का होगा। वॉयलेट कलर की अगर आप बात करते हो तो ये मैक्सिमम डेविएट होगी। तो यहाँ पर जब आप इसका डेविएशन दिखाओगे तो डेविएशन में अब आप कैसे दिखाओगे, ये देखो, जो रेड कलर है वो कम डेविएट होगी, यानी कि रेड कलर रिफ्रैक्ट तो होगी बट रेड कलर रिलेटिवली कम डेविएट होगी। और अगर आप वॉयलेट कलर या ब्लू कलर की बात करो तो ब्लू कलर ज्यादा डेविएट होगा, यानी ये दोनों कलर्स अलग अलग रिफ्रैक्ट होंगे। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना, कलर कॉम्बिनेशन जानबूझ करके वही यूज कर रहा हूं मैं, कि जो हमारा ओरिजिनल रे थी, ओरिजिनल रे ये व्हाइट वाली रे, ये जो व्हाइट रे है इसको अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें ऐसे, तो उससे जो रेड कलर है, रेड कलर, ये हमारा डेविएशन रेड कलर का हुआ, और इतना ही, इससे ज्यादा डेविएशन यहाँ पर जो हो रहा है आपका, वो हो रहा है वॉयलेट कलर का। सो रेड का डेविएशन कम होता है, वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होता है। लेकिन जब ये दूसरे सरफेस पे जाते हैं, सेकंड सरफेस के ऊपर, सेकंड सरफेस पे, तो ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी के हिसाब से, बाय द ग्लास स्लैब प्रॉपर्टी, जब ये रेड कलर यहां से बाहर निकलेगा तो ये फिर उसी व्हाइट रे के पैरेलल होगा, और जब ये ब्लू वॉयलेट कलर बाहर आएगा तो ये फिर उसी व्हाइट रे के पैरेलल होगा, बिकॉज ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टीज यही है कि जो रे इमर्ज होती है वो दोनों के दोनों पैरेलल टू द व्हाइट होंगे। ठीक है जी, मतलब ये जो भी कलर आप देख रहे हो, वो चाहे वॉयलेट हो चाहे रेड हो, ये आपका पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू द व्हाइट, और ये वाली कलर भी आपकी पैरेलल टू व्हाइट है, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास स्लैब यही कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास स्लैब यही कहता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हुए लाएं, इसको, इस व्हाइट वाली रे को आगे बढ़ाते जाओ, तो जहां पर ये व्हाइट रे बाहर आ रही है ना, इसके पैरेलल निकल रहे हैं हम, इसके पैरेलल रेड कलर भी निकलेगी और इसी के पैरेलल वॉयलेट कलर भी निकलेगी। ऐसे में हम क्या बोलते हैं इसको, फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कहा जाता है, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स लैंग्वेज, और बाकी के कलर्स इनके बीच में होंगे, लाइक बाकी कलर्स का मतलब जैसे कि इनके बीच में येलो कलर भी होगा, तो आप बीच में ही कहीं येलो कलर दिखा सकते हो, और भी कलर्स होंगे, बट वो कलर्स इस समय मेरी स्क्रीन पर नहीं है, इतने ही कलर्स है मेरे पास, तो मैं वो कलर्स नहीं दिखा रहा। तो ये 3 कलर्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये 3 कलर्स कौन कौन से मैंने दिखाए, देखिए, वॉयलेट की जगह ब्लू कलर दिखा दिया है, येलो कलर और रेड कलर। बट क्या है कि ये सब पैरेलल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो किसी भी ऑब्जर्वर के जब आई में जाएंगे ना, ये कोई भी एक पर्सन है, मतलब कोई भी एक पर्सन है, अगर एक पर्सन है जिसकी आईज यहाँ पर है, तो जैसे ही ये किसी ऑब्जर्वर के आई में एंटर करेंगे, वो सब एक साथ एंटर करेंगे सेम डायरेक्शन से। तो जब सारे कलर्स एक साथ आई में एंटर करते हैं तो ये हमारा एक बायोलॉजिकल कंसर्न है कि जो हमारा ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता अगर सारे कलर्स सेम डायरेक्शन से आ जाएं, मतलब पैरेलल डायरेक्शन बन के आ जाए, तो हमारा ब्रेन और हमारी आई डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है उसको, और वो उसको परसीव कैसे करती है, वो रेड वॉयलेट ग्रीन सबका कॉम्बिनेशन मिला करके परसीव क्या करता है उसको, द आई विल ऑलवेज परसीव व्हाइट कलर। परसेप्शन है या व्हाइट कलर का, आपका ध्यान देना, परसेप्शन है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप म्यूजिक में, ठीक है, कोई बहुत बढ़िया, अगर आप म्यूजिक सुनो, गाना सुनो, तो आपका जो ब्रेन है, जब आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो उस टाइम पर आपका ब्रेन की फंक्शनिंग जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो उसके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, बिकॉज म्यूजिक के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ प्ले कर रहे होते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर। हारमोनियम भी प्ले हो रहा है वहां पर, बीट्स भी आ रही है, ड्रम भी आ रहा है वहां पर, पियानो भी बज रहा है, बट हम लोग क्या होता है उन सबको मिला करके एक ऑर्केस्ट्रा के फॉर्म में सुनते हैं। तो ये हमारा ब्रेन और आई का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो हम, जैसा हम लोग को बनाया गया उसकी फंक्शनिंग ऐसी है कि इफ वी रिसीव ऑल कलर्स इन द सेम डायरेक्शन, वी परसीव दैट एज अ व्हाइट लाइट, यानी कि जो ह्यूमन आई होगा वो कहेगा कि यहाँ पर एक व्हाइट लाइट है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। और जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये व्हाइट लाइट है, तो आपका सीधा सा कंसर्न होगा कि यहाँ पर कोई स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं होगा, देयर इज नो स्पेक्ट्रम
बाय स्लैब, कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वन ने बताओ यहाँ तक डन? ये पहला स्टेप क्लियर हुआ कि स्लैब से स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बन सकता। पॉइंट क्लियर? नहीं कुशाल बंसल सुनो, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी दी, ये प्रॉपर्टी किसी ने दी नहीं है। लाइट जो है वो आपका नेचर है, ये प्रॉपर्टी किसी ने दी नहीं है। ये लाइट एक नेचुरल फिनोमिना है और हम उस नेचुरल फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं, किसी ने इस प्रॉपर्टी को बताया नहीं है। स्टडी ऑफ लाइट इज अ नेचुरल स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, आर्टिफिशियल साइंस नहीं है ये। चलिए ठीक है बच्चा। अब ये तो हो गया स्लैब की प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने स्लैब और प्रिज्म के आर्टिकल आपको डिस्कस किए थे। अब आप ध्यान रखना कि स्लैब के अंदर अच्छा हाँ, यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो। हाँ, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कह सकते हो, अगर कोई ये पूछे कि ये बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए ज्यादा है, मतलब अगर क्वेश्चन हो जाए कि विच कलर विल हैव मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, किसके लिए ये सबसे ज्यादा है और किसके लिए कम है, मतलब मैक्सिमम कौन से कलर के लिए है और मिनिमम किस कलर के लिए है। अगर इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो डायग्राम देख करके बताओ कि किसके लिए आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिख रहा है और किसके लिए कम दिख रहा है। हरे कृष्णा सिंह, समझ आ रहा है आपको? बिकॉज यही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जहां से आप इमर्ज कर रहे हो, जहां से आपका एग्जिट पॉइंट है, जहां से आपका एग्जिट पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस, ये आपकी ये डिस्टेंस, इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि ये वॉयलेट का ज्यादा है और मिनिमम किसके लिए है, रेड के लिए, बिकॉज रेड कलर का लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना ही है। रेड हैज मिनिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सभी के आंसर सही हैं आपके। हाँ, लॉजिकल तरीके से ऑप्टिक्स में इस बात को ध्यान रखो कि रेड कलर का मिनिमम डेविएशन होता है। मैंने पहले भी समझाया था कि रेड कलर डेविएट कम करती है, यानी कि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट पाथ पे चलती है, और इसीलिए जो भी हमारे इमरजेंसी सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के ही बनाए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर सिंबल्स हो, डेंजर का सिंबल हो, रेलवे ट्रैक के ऊपर हमारा ट्रैफिक सिग्नल हो। ये सब रेड कलर के बनाने का रीजन है कि ये एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक बिना डेविएट हुए चले जाते हैं, ये कम रिफ्रैक्ट होते हैं, वॉयलेट ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है। ठीक है, ये एक रीजन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम वर्किंग ऑफ प्रिज्म पे आते हैं, वर्किंग ऑफ प्रिज्म के ऊपर एक बार फिर से। हाँ, प्रवीण मिश्रा कह रहा है कि सर नंबर भी रेड में ही मिलते हैं। हाँ सही कह रहे हो बच्चा, गलत वाले नंबर भी रेड में मिलते हैं ना। हाँ सही बोल रहे तुम। हाँ, खून भी लाल होता है देखो, ये भी सोचो कि रेड रेड कलर का ही ब्लड क्यों है। चलिए अब जरा प्रिज्म के ऊपर आओ। हाँ हाँ, लविश डेंजर का साइन भी तो मैंने कहा ना। अब देखिए, मान लो प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट भेजते हो, ठीक है, तो व्हाइट लाइट को हम व्हाइट कलर से ही दिखा देते हैं कि व्हाइट लाइट हमने भेजी यहाँ पर। क्या होगा इससे, जब आप यहाँ पर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर ये पॉइंट सबसे पहले आएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ये लाइन यहाँ पर नॉर्मल हो गई, फर्स्ट सरफेस के लिए ये आपकी नॉर्मल लाइन हो गई। यहाँ से अब रिफ्रैक्शन दिखाएंगे। रिफ्रैक्शन में एज यूजुअल सबसे कम डेविएट होगा रेड कलर, तो रेड कलर को कम कम डेविएशन पे दिखा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये डायग्राम गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर को दिखाएंगे, तो रेड कलर को डेविएट तो करोगे, रेड कलर कम डेविएट करो, और ज्यादा से ज्यादा डेविएशन करेंगे वॉयलेट कलर, जिसकी जगह पर मैं ब्लू कलर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये दो डेविएशन हो गई। ठीक है, और येलो कलर इनके बीच में मान लेते हैं कि जो येलो कलर होगा वो इनके बीच में डेविएट होगा, इस तरीके से टोटल 7 कलर्स होंगे, इस तरीके से डेविएट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ चाहो तो आप इस व्हाइट कलर को एक्सटेंड करके दिखा सकते हो, यानी इसका एक्सटेंशन दिखा सकते हो कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो आपकी ऐसी थी व्हाइट कलर की, ताकि उससे कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा कलर ज्यादा डेविएट हुआ है, कौन सा कलर कम डेविएट हुआ है। सेकेंड सरफेस पर आने के बाद ये कलर्स फिर से रिफ्रैक्ट हो गए, तो रेड इधर आ गया, और रिफ्रैक्ट हो गए, वॉयलेट कलर इधर आ गया, और रिफ्रैक्ट हो गए तो ब्लू कलर इधर आ गया। मतलब ये, क्योंकि यहाँ पर स्लैब जैसी प्रॉपर्टी तो है नहीं कि पैरेलल बाहर आओगे, स्लैब वाली प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर कि जब ये बाहर निकलेंगे तो
ओरिजिनल रे के पैरेलल निकलेंगे, ऐसा कोई रूल तो है नहीं, ये सब डेविएट करके निकलेंगे। ये सारे के सारे कलर से डेविएट कर रहे हैं, और कौन कितना डेविएट कर रहा है इसके बारे में भी देख लो, कौन कितना डेविएट कर रहा है। अगर हम रेड कलर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ऐसे मतलब कंपेयर करें इसको व्हाइट जो हमारा इंसिडेंट कलर है उससे मिला करके, फिर ये हमारा येलो कलर है, इसको बैक साइड पर आप एक्सटेंड कर दो और इसको उससे कंपेयर करो, ऐसे ही जो आपका ब्लू कलर से दिखा रखा है, बट इसको आप वॉयलेट कलर ही इमेजिन करेंगे, ये वॉयलेट कलर है इस तरीके से। तो ये जो डेविएशन आप दिखा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये डेविएशन हुआ, आप ध्यान से देखना स्क्रीन के ऊपर कि ये आपका हुआ, ये हुआ डेविएशन ऑफ रेड कलर। उसके बाद जो ओरिजिनल कलर है इंसिडेंट रे, उससे आप येलो कलर तक को देख लो तो ये डेविएशन ऑफ येलो कलर हो गया। और वहां से अगर आप फाइनली ब्लू कलर तक की बात करो, जिसको हम वॉयलेट कलर कह रहे हैं, तो ये हमारा डेल्टा ऑफ वॉयलेट कलर हुआ। यानी सबके डेविएशन अलग अलग हैं, सब कलर्स के जितने भी कलर्स आप देख रहे हो इनके डेविएशन अलग हैं, रेड मिनिमम और वॉयलेट सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ स्लैब वाली प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर किसी ऑब्जर्वर को बिठाते हो, यानी यहाँ पर कोई पर्सन है, बड़ी सी उसकी आंखें हैं मान लो, और अगर वो पर्सन रिसीव करे, तो ये क्या कर रहा है, ये जितनी भी रेज इसके आईज में आएंगी, रेज फॉलिंग इनटू आई अगर मान लें हम, तो वो नॉन पैरेलल है, दे आर नॉन पैरेलल। और ऐसे में हमारा आई और हमारा ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है, आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, ब्रेन इसको डिफरेंशिएट करता है, ब्रेन को सातों कलर्स अलग अलग फील होते हैं, दिखता है। इसीलिए कभी भी आप नॉर्मल भी अगर आप ग्लास के अंदर व्हाइट लाइट को देखते हो, या सोप बबल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है, तो आपको क्लियरली स्पेक्ट्रम्स दिखते हैं उसके अंदर। हालांकि सोप बबल में स्पेक्ट्रम बनने का रीजन कुछ और है, बट दिखता है, मतलब आपका ब्रेन जो है वहां पर काम कर रहा होता है, प्रॉपर काम कर रहा होता है। बाकी टाइम पर आपका ब्रेन काम करे चाहे ना करे, बट कलर्स के मामले में काम कर जाता है वो। अगर सातों कलर बन गए तो वो दिख लेता है। ठीक है ना, आप इस चीज को ऐसे इमेजिन करो ना, जिस ग्लास प्रिज्म के थ्रू आप स्पेक्ट्रम देखते हो, ठीक है, आपके घरों में व्हाइट लाइट होती है, एलईडी बल्ब होगा, एलईडी बल्ब घर में सबके होगा, तो एलईडी बल्ब के अंदर व्हाइट लाइट ही आती है। आप नॉर्मली उसको देखते हो तो आपको व्हाइट लाइट दिखती है। आपके पास जो नॉर्मल स्केल है, रूलर स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स का जो आपका स्केल है वो ग्लास का है। आप इसको घर पे एक्सपेरिमेंट कर लो, आप उस ग्लास वाली स्केल को एलईडी बल्ब के सामने रखो, और आप अपनी आईज के थ्रू देखोगे कि आपको उसी उसी स्केल के अंदर कलर्स दिखने स्टार्ट हो गए। पहले नहीं दिख रहे थे, बाद में दिखने स्टार्ट हो गए। तो क्या था, क्या पहले मेरा दिमाग खराब था, बाद में मेरा दिमाग सही हो गया? ऐसा क्या हो गया ग्लास की वजह से कि आपका क्या ब्रेन चेंज हो गया? ब्रेन ट्रांसप्लांट कर लिया आपने, किसी और का ब्रेन आ गया आपके पास? नहीं, आपका आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन इस तरीके से चलता है, ठीक है, कि वो पहले उस व्हाइट लाइट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, ग्लास की वजह से रिफ्रैक्शंस हो गए, अलग अलग डायरेक्शंस में जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर आने लगी, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। देखिए, आई 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 और ब्रेन कोऑर्डिनेशन को आप ऐसे भी समझो, जो आपका सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन, उसके अंदर 3 ब्लेड होती हैं, 3 ब्लेड। तो अगर वो स्टॉप है तो आपको तीनों ब्लेड क्लियरली दिखेगी, बट जिस समय फैन को आप ऑन कर देते हो तो आपको 3 ब्लेड नहीं दिखती है वहां पर, बिकॉज वो इतनी फास्ट रोटेट कर रहा होता है कि आपको एक कंप्लीट सर्कुलर डिस्क दिखने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, वो लगता है, रियलिटी नहीं है। तो हमारे ब्रेन को बहुत बार ऐसा है कि कुछ ना कुछ लगता रहता है, उसको ब्रेन को बहुत कुछ लगता है, अवे फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रेन को आपको लग रहा है जरूरी नहीं कि वो फैक्ट है, वो सच है। एनीवे, साइन प्रिज्म के ऊपर आओ, ब्रेन ब्रेन की बात तो बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और मैं एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी बता रहा हूँ, आप घर पे करके देखना। आप अपने सीलिंग फैन की 3 ब्लेड में से एक ब्लेड को येलो कलर से पेंट कर दो, और अगर पेंट नहीं कर पाते तो येलो कलर का पेपर लगा दो उस पर। दूसरे ब्लेड पर वॉयलेट कलर का पेपर लगा दो, और तीसरे पर रेड कलर का लगा दो।
ऑब्वियसली जब फैन स्टॉप होगा तो आपको तीनों कलर डिफरेंशिएट दिखेंगे। अब आप फैन को ऑन करना, आपको ये तीनों कलर नहीं दिखेंगे उसके अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर दिखना स्टार्ट होगा वहां पर, बिकॉज ये इतना फास्ट हो रहा होगा कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इसको। करके देखिएगा, इससे इस एक्टिविटी को करके देखिएगा। तो प्रिज्म के अंदर क्या हुआ ना कि प्रिज्म के अंदर ये डिफरेंट डायरेक्शंस में आने की वजह से हमारा जो आई है वो प्रॉपरली वर्क करने लगा, हमें स्पेक्ट्रम दिखने लगा यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि जो प्रिज्म होता है यहाँ पर, कि प्रिज्म फॉर्म्स स्पेक्ट्रम। स्लैब डज नॉट फॉर्म बट द प्रिज्म फॉर्म्स स्पेक्ट्रम। वन या डाउट क्लियर? अदर्स का भी, बाकी बच्चों का भी? नहीं लविश, घर वाले नहीं डांटेंगे बच्चा, आप एक्टिविटी करके देखो ना, एक बार करके देखो उसको। आप फैन पर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटी घर पे की जा सकती है कि व्हाइट लाइट क्यों नहीं दिखता हमें, मतलब व्हाइट लाइट में 7 कलर्स नॉर्मल कंडीशंस में क्यों नहीं दिखते आपको। नहीं बंसल, कोई नहीं डांटेगा बच्चा, मम्मी में कोई डांटेंगे नहीं, करके तो देखो इसको। एनीवे, मैं इसको आगे जरा कंप्लीट करूं। इसमें कुछ टर्म्स और बता दें आपको, जब यहाँ तक आप मुझे यहाँ तक लेकर के आओ तो एक कुछ टर्म्स और देख लो। ये जो आपका वॉयलेट और रेड के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन द वॉयलेट एंड रेड, ये एंगल, ये एंगल जो रेड और वॉयलेट कलर्स के बीच में है, कितना एंगल होगा जानते हो? ये होगा डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस द डेविएशन ऑफ रेड कलर। वॉयलेट कलर की डेविएशन माइनस रेड कलर की डेविएशन, इसको हम टेक्निकली एक नाम देते हैं और इसको हम कहते हैं इट इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डिस्पर्सन नाम दिया गया इसको, ठीक है। और जब हम इस एंगल ऑफ डिस्पर्सन को, डिस्पर्स करने का मतलब होता है अलग अलग होना। एक मिलिट्री की परेड में कभी भी आप इस वर्ड को सुनोगे ना, मिलिट्री की परेड में डिस्पर्स वर्ड हमेशा होता है, न्यूटन डिस्क। अदर्स, हाँ, न्यूटन डिस्क के अलावा मैं कह रहा हूँ जो डिस्पर्सन वर्ड है, डिस्पर्स करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी को गैदरिंग करो असेंबली में, और फिर उस गैदरिंग को जब खत्म करते हो आप कि चलो अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे जाओ, तो वहां पर वर्ड यूज करते हो आप डिस्पर्स होने का। तो डिस्पर्स होने का मतलब सब अपने अपने रास्ते पे चले गए। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन का मतलब हुआ कितने एंगल के बीच में आपको 7 कलर्स की प्रेजेंस होगी, एंगल इन विच ऑल द कलर्स आर प्रेजेंट। तो बट ऑब्वियस है कि रेड और वॉयलेट के बीच में ही बाकी सारे कलर्स आएंगे, तो ऑल कलर्स विल बी विद इन दिस मच एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एंड डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ येलो कलर, इसको हम एक नया सिंबल का नाम देंगे ओमेगा, ओमेगा। और इसको हम प्रिज्म के केस में एक वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। ये जस्ट आपकी डेफिनेशन है, मतलब ये डेफिनेशन है, कोई लॉजिक नहीं है। ये हम एक डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, ये डेफिनेशन, बिकॉज यहाँ तक जब बात आपने स्टार्ट कर दी है तो ये 2 डेफिनेशन जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सर जब व्हाइट लाइट सरफेस पर आ रही है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेड का वॉयलेट के एंगल से ज्यादा होगा? नहीं, रेड का कम होगा एंगल। हाँ, रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉरी। हाँ, ये वैसा ही बोल रहे हो आप, यस करेक्ट। सिंपल सा लाइन ध्यान रखो, ये रेड का डेविएशन कम होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये हमेशा आपको हेल्प करेगा, रेड कलर की डेविएशन मिनिमम करिए, बेस्ट वे टू लर्न। ये कभी गलत नहीं होगा, चाहे आप रेडर से डेंसर जा रहे हो, चाहे आप डेंसर से रेडर आ रहे हो, उसको डेविएट कम करो, मतलब जिस रास्ते पे जा रहे थे उस रास्ते से कम एंगल बनेगा उसका। डन ये बात क्लियर हो गया बच्चा? ये डाउट क्लियर हो गया ये बात कि अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, चलो। तो मैं कह रहा था कि ये जो हमारा टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। और येलो कलर को क्यों चूज किया है मैं उसका भी रीजन बता दूं कि जो येलो कलर है, येलो कलर नॉर्मली इसको हम सातों कलर्स का एक मीन मानते हैं, मीन एवरेज, मीन ऑफ ऑल 7 मानते हैं इसको। जितने भी 7 कलर्स हैं उनमें येलो को उसका एवरेज बोला गया है, मीन कलर।
ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो एवरेज डेविएशन है, मतलब एवरेज डेविएशन से कंपेयर करते हो एंगल ऑफ डिस्पर्सन को। इस डेफिनेशन को याद रखना है आपको, जस्ट आप याद करिएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कि कितनी इसकी वैल्यू होगी डिस्पर्सिव पावर। क्लास 12th में इसके ऊपर टॉपिक भी है, डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूलेज भी हैं। ठीक है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन एंड हाउ द डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, याद करो डेविएशन का फॉर्मूला क्या था। तो डेविएशन का फॉर्मूला था एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ डेविएशन। अब ध्यान से सुनिएगा, एंगल आई कौन सा है और एंगल ई कौन सा था। तो एंगल आई ये होता है जहां पर आप इंसिडेंट होते हो। R1 क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल बनता है वो R1 होता है, और दूसरे वाले सरफेस के नॉर्मल पे जो एंगल बनता है वो R2 था। और ई एंगल हमारा इमर्जेंस का था। प्रीवियस डायग्राम पे देखना पड़ेगा आपको, पहले के डायग्राम में। ठीक है, पहले के डायग्राम में मैं दिखाता हूँ इसको, ये डायग्राम। एंगल आई देख लो, एंगल R1 देख लो, एंगल R2 और एंगल ई देख लो। तो यहीं पर देख लेते हैं, इसी डायग्राम में देखो। पहले वाले सरफेस पे जब आप स्नेल्स लॉ फॉलो करोगे, स्नेल्स लॉ फर्स्ट सरफेस के ऊपर, तो लिखोगे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर 1 इक्वल टू म्यू। और ये हम लोगों ने पहले भी एक बार कहा था, पहले भी ये चीज बता चुका हूँ कि जब थीटा की वैल्यू काफी स्मॉल होती है ना, तो एक लिमिट्स होती हैं जहां पर ये कहा जाता है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा बन जाता है, मैथमेटिकल लिमिट बोलते हैं इसको। तो अगर हम स्मॉल एंगल्स की बात करेंगे तो स्मॉल एंगल्स में आई बाई R1 की वैल्यू म्यू होगी, आई बाई R1 की वैल्यू म्यू हो जाएगी। नाउ सेकंड सरफेस पर, एट द सेकंड सरफेस जहां पर एंगल R2 पहले आ रहा है और बाद में एंगल ई बन रहा है, एंगल R2 से एंगल ई, तो वहां पर स्नेल्स लॉ कहेगा साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन ई। ठीक है, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन ई। म्यू टू स्पेस में बाहर एयर है और म्यू वन म्यू है। और यहाँ पर भी अगर हम कम एंगल्स की बात करें, छोटे एंगल्स की बात करें, तो हम यहाँ पर इसको R2 बाई ई कर सकते हैं और R2 बाई ई की वैल्यू 1 अपॉन म्यू कर सकते हैं स्मॉल एंगल्स में। अब आप सुनो कि जो हमारा डेविएशन था वो है आई प्लस ई माइनस ए। डेविएशन की वैल्यू है आई प्लस ई माइनस ए। तो हम डेविएशन को क्या पुट करेंगे, आई की वैल्यू म्यू इंटू R1, ई की वैल्यू, ई यहां से इस इक्वेशन से ई निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू R2 और माइनस ए, म्यू कॉमन कर देंगे, R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 पहले से ही ए के बराबर है, तो ये जो R1 प्लस R2 है इसको ए लिख दो, और जब इसको ए लिखेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ए जब कॉमन आ जाएगा तो जो डेल्टा आएगा वो आ जाएगा म्यू माइनस 1 ए। दिस इज डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। ठीक है, तो ये यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपको जल्दी से कि डेविएशन की वैल्यू आएगी म्यू माइनस 1 ए फॉर थिन प्रिज्म। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू करें, फिर नेक्स्ट सेशन में आते हैं। ठीक है, रीज्वाइन करते हैं, यहाँ तक आप इसको रिवाइज करें।